ये वीडियो टेस्ट नंबर 18 के बारे में है, लाइफ इन द यूके का जो टेस्ट है। और आपको पता ही है कि जब आपने ILR या ब्रिटिश सिटीजनशिप एप्लीकेशन करनी है तो आपको लाइफ इन द यूके का टेस्ट पास करना है, और साथ साथ आपको B1 भी करना पड़ेगा, जो कि जैसी ग्रेड 5 है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले तो ये बात आपको समझनी है कि इस टेस्ट में 24 क्वेश्चंस हैं। उनमें से 18 क्वेश्चन जब आपके ठीक होंगे तब आपका टेस्ट पास होगा, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसके लिए 45 मिनट्स आपके पास टाइम है। तो करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन 1 है कि व्हाट कैरेक्टराइज्ड द ब्रॉन्ज एज। इसका मीनिंग है कि ब्रॉन्ज एज की ख़ास बात क्या थी। अगर हम यूके की हिस्ट्री पढ़ें, लाइफ इन द यूके की जो बुक है उसमें भी सारा कुछ मेंशन है। तो यूके मुख्तलिफ जो है वो टाइम्स से गुजरा है। ब्रॉन्ज एज हो गया, आयरन एज हो गया, और इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के टाइम से। तो ये ब्रॉन्ज एज के बारे में ये पूछा गया है कि क्या ख़ास बात है उसकी। तो इसमें यह है कि पीपल वर फार्मर्स who lived in large villages. People lived in round houses and buried their dead in tombs. And people were nomads and hunters, and people started to use plastics. So ब्रॉन्ज एज का मतलब यही है कि ब्रॉन्ज की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो कि वो यहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि पीपल राउंड हाउसेस में रहते थे ब्रॉन्ज एज में, और साथ ही अपने डेड्स को, जो जो लोग फोत हो जाते, मर जाते, उनको वो इस तरह, वो जिसको कब्र में राउंड उसमें दफनाते थे। कभी कभार ये सवाल यूँ भी आ जाता है कि ब्रॉन्ज एज एक्सक्यूज मी, ब्रॉन्ज एज में लोग किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे। तो जाहिर है फिर ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज के यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट नेम इज़ गिवन टू द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्कॉटिश पार्लियामेंट। हमने पिछले टेस्ट में भी पढ़ा था, उसमें हमने वेल्श असेंबली के मेंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हमने ये क्वेश्चन है कि स्कॉटिश पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उसके जो लोगों को क्या कहते हैं, जो मेंबर्स होते हैं। सो MSPs, AMs, MLAs या MPs। तो उसका आंसर है MSPs, मेंबर स्कॉटिश पार्लियामेंट। AM जो है ये मैं साथ में लिखता हूँ, ये वेल्स के हैं। MLAs जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड की असेंबली को कहते हैं, और उसके बाद MPs ऑब्वियसली लंदन की जो यूके की पार्लियामेंट है उसको ये कहते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट गेम डू यूजुअली पीपल प्ले एट हैलोवीन। हैलोवीन जब होता है तो ये आपको भी पता होगा 31 अक्टूबर को हुआ। तो इसमें क्या, कौन सी गेम लोग प्ले करते हैं? चेस, ट्रिक एंड ट्रीट, हाइड एंड सीक या नेट बॉल। तो करेक्ट आंसर है ट्रिक एंड ट्रीट। आपको शाम को कोई ना कोई डोर पे नॉक करता है, बच्चे आते हैं और वो डराते भी हैं, साथ में उन्होंने कुछ ना कुछ पहना होता है, और साथ में फिर आप उनको कोई चॉकलेट्स वगैरह देते हैं। तो ये ट्रिक एंड ट्रीट है, ये हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the public can listen to debates in the Palace of Westminster from public galleries located in। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि लोग, आम लोग जो पब्लिक हैं, जनरल पब्लिक हैं, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर यानी जहाँ पार्लियामेंट हाउस है, उनमें किस जगह गैलरीज पे बैठ के डिबेट सुन सकते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में सुन सकते हैं, यानी जहां प्राइम मिनिस्टर बैठता है, MPs बैठते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सुन सकते हैं, बोथ हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, या ऑल ऑफ द अबव आर फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आप दोनों जगहों पे जाके वहाँ पे जो डिस्कशंस या डिबेट्स हो रही हैं वो सुन सकते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी और हाउस ऑफ कॉमन्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट वेल नोन गैलरी इन वेल्स। आर्ट गैलरी की बात हो रही है। वेल्स के अंदर सबसे मशहूर गैलरी का नाम क्या है? टेट ब्रिटेन, द नेशनल म्यूजियम, द नेशनल गैलरी, या टेट मॉडर्न। तो इसका आपको ये याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर है द नेशनल म्यूजियम।
इटेट ब्रिटेन नेशनल गैलरी, इटेट मॉडर्न, ये इंग्लैंड में, ये वेल्स में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इज अवॉर्डेड एनुअली फॉर द बेस्ट फिक्शन नॉवल रिटन बाय द ऑथर फ्रॉम। तो ये आप देखें जरा, मैन बुकर प्राइज, ये एक प्राइज का नाम है, एक इनाम का नाम है, यानी कि ये फिक्शन में यानी नावल या स्टोरीज लिखने में मिलता है। अब सवाल ये है कि जो मैन बुकर प्राइज है ये किस आदमी को मिलता है, किन लोगों को मिलता है, वो लोग कहाँ से होने चाहिए? द कॉमनवेल्थ, आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे, द यूरोपियन यूनियन, Zambia and Zimbabwe, the Commonwealth, USA and Australia, the European Union and Canada and Australia. So इसका करेक्ट आंसर है ये। अगर कोई कॉमनवेल्थ से, आयरलैंड से या जिम्बाब्वे से एक नावल लिखता है और वो नावल बेस्ट नावल डिक्लेयर होता है तो उसको फिर मैन बुकर प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट, which of the following statements regarding Gaelic language is true? ये जो नीचे चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं गेलिक लैंग्वेज से मुतालिक, इनमें से कौन सी सही है? In Wales, Gaelic is spoken in some parts of the coast. In Scotland, Gaelic is spoken everywhere. In Scotland, Gaelic is spoken in some parts of highlands and islands. In Wales, Gaelic is main language. तो करेक्ट आंसर ये रहा कि गेलिक लैंग्वेज जो है ये स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स और आइलैंड्स में कुछ में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, participation in community life is fundamental principles of British life. कम्युनिटी लाइफ यानी कि कम्युनिटी लाइफ क्या होता है? जहाँ पे सारे लोग आते हैं, मिल के बात होती है, मिल के बैठते हैं, बातें करते हैं, मुख्तलिफ सारे मिल के जो भी काम करते हैं, उसको कम्युनिटी लाइफ होता है। तो ये ब्रिटिश लाइफ का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, How many British citizens left the country between 1853 and 1913? 1853 और 1913 के दरमियान में कितने बरतानिया के लोगों ने इस मुल्क को छोड़ा? 10 मिलियन, 13, 15 या 18 मिलियन? तो करेक्ट आंसर है 13 मिलियंस। आप ये देख लें, इसको यूं कर लें कि 1853 में भी 3 आता है, 1913 में भी 3 आता है, और ये देखें बल्कि यूं देख लें कि ये 1913 में 13 जो दूसरा, तो आपने वो वाला ऑप्शन चूज करना है जिसमें 3 आ रहा है, ठीक है, 13 मिलियन। 1913 के इसमें तो 13 आ ही रहा है, तो बस आप ये याद रखें कि ये 1913 आएगा अगर, तो 13 मिलियन उससे आपने ये कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, where was the main Olympic site for 2012 games? 2012 में जो ओलंपिक गेम्स हुई थी उसका स्टेडियम या वो किस जगह पे, मेन किस जगह पे हो रही थी, यानी बेसिकली स्टेडियम ही बनाया गया था। स्ट्रैटफोर्ड, ब्रिस्टल, लिवरपूल या वॉटफोर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रैटफोर्ड, ठीक है। ओलंपिक गेम्स यहाँ पे हुई थी, आपने देखा होगा स्ट्रैटफोर्ड का स्टेडियम भी। हु फॉर्म्स द शैडो कैबिनेट? शैडो कैबिनेट कौन बनाता है? ठीक है, सीनियर अपोजिशन MPs अपॉइंटेड बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन, junior opposition MPs appointed by the leader of governing party, junior opposition MPs appointed by the leader of opposition, local councillors? तो इसका करेक्ट आंसर ये रहा। ओके, मैं भी आपको समझाता हूँ। सीनियर अपोजिशन MPs अपॉइंटेड बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन। ओके, कैबिनेट आपको पता है काबीना होती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, तो गवर्नमेंट तो उसने रन करनी है ना, तो उसने अपने साथ 15-16 लोग जो रखे होते हैं कि ये एजुकेशन मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो वो तो उसकी गवर्नमेंट की होती है, वो हर एक वो मिनिस्टर्स होते हैं, उनका काम होता है। लेकिन इसी तरह जो अपोजिशन लीडर होता है वो भी अपने साथ 15-16 ऐसे बंदे रखता है जो कि कोई एजुकेशन में, कोई फाइनेंस में, कोई इस तरह की चीज़ों में माहिर होता है। तो उसकी जो कैबिनेट होती है उसको शैडो कैबिनेट कहते हैं। मींस कि वो पॉलिसी नहीं बनाते क्योंकि वो गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी को काउंटर करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, हु डायरेक्टेड द मूवी ब्रीफ एनकाउंटर इन 1945? 1945 में ब्रीफ एनकाउंटर नाम की ये जो मूवी है ये किसने डायरेक्ट की? डायरेक्टर कौन था इसका? अल्फ्रेड हिचकॉक, ह्यू हडसन, कैरल रीड या डेविड
डेविड लियन। तो इसका करेक्ट आंसर ये रहा, डेविड लियन ने ब्रीफ एनकाउंटर को डायरेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ द इंग्लिश रिपब्लिक? ओके, इंग्लिश रिपब्लिक का लीडर कौन था? किंग रिचर्ड द थर्ड, ऑलिवर क्रॉमवेल, चार्ल्स द सेकंड, चार्ल्स द फर्स्ट। ओके, अब आप ये देखें, मैं आपको समझाता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑलिवर क्रॉमवेल। अब आप ये समझ लीजिए, जो रिपब्लिक होती है ना, उसका कोई किंग नहीं है, उसको तभी तो रिपब्लिक कहते हैं कि उसका किंग नहीं है। एक्सक्यूज मी। ये जो किंग रिचर्ड है, जिनके नाम के साथ ये देखें आप 3, 2, 1 है, तो ये किंग्स हैं, मॉनर्क्स हैं। सो आप ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इंग्लैंड की हिस्ट्री में एक टाइम ऐसा आया था जब इंग्लैंड के ऊपर कोई किंग नहीं था, उस वक्त उसका नाम रिपब्लिक हो गया था। तो उस वक्त जो लीडर था, यानी आप यूँ कह लें जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट था, जो लीड कर रहा था कंट्री को, वो ऑलिवर क्रॉमवेल था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 की जो मर्दमशुमारी थी जिसमें लोग गिनते हैं, लोगों को गिना जाता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज हिंदू? तो कितने परसेंट लोगों ने ये अपने आप को कहा था कि वो हिंदू है? यानी कि 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक इस कंट्री में हिंदू लोगों की आबादी कितनी है? तो उसका आंसर करेक्ट ये है, 1.5%. People in the UK have to pay tax on earnings from these from choose 3 options. Okay. लोग जो यूके में रहते हैं, उन्हें इनमें से 4 में से कौन सी 3 चीज़ों पर टैक्स देना पड़ता है? नंबर 1, प्रॉफिट्स इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, उस पर देना पड़ता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेविंग्स एंड डिविडेंड्स, प्रॉपर्टी या सेविंग्स या डिविडेंड, डिविडेंड्स कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज से आपको पैसा कमाया जाता है, उस पर वैल्यूएबल गिफ्ट्स, टैक्सेबल बेनिफिट्स। तो इसका आंसर पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये हुआ। ठीक है, ये वैल्यूएबल गिफ्ट्स नहीं है। ये आपने देखा होगा सियासतदान होते हैं ना, वो गिफ्ट्स की सूरत में ही चीज़ें ले लेते हैं लोगों से ताकि टैक्स वैक्स भी ना देना पड़े। तो बहरहाल ये 3 चीज़ें से आपको टैक्स देना। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी डिवॉल्व एडमिनिस्ट्रेशंस आर देयर इन द यूके? ये बहुत ही सिंपल आंसर है, और इसका आंसर जो है वो ये है कि 2, 3, 4, 5, 3 डिवॉल्व। अब आप ये इसको यूँ देख लें, मैं वैसे ही बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ये यूके का मैप है और ये 4 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए डिवाइड किया हुआ है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। सो टोटल हर एक कंट्री में टोटल तो जो है ना वो 4 बेसिकली असम्बलीज हैं। लेकिन चूंकि लंदन की जो असम्बली है ये तो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करती है ना, इस वजह से ये आप ये ना समझें कि 4 कंट्रीज हैं तो चारों में तो एक एक असम्बली है। डिवॉल्व का मतलब है जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, लंदन की जो गवर्नमेंट है, उसने डिवाइड की हुई है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 3 में। सो वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड, तो ये जो 3 हैं ये डिवॉल्व एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। लंदन की जो असम्बली है वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉ एंड इंश्योरिंग द ट्रायल्स आर कंडक्टेड फेयरली? इस क्वेश्चन को आप समझें कि कानून की इंटरप्रेट को कहते हैं तशरीह करना, एक्सप्लेन करना, समझाना। कानून को समझाना या उसको एक्सप्लेन करना या उसकी तशरीह करना, ये किसका काम है? और वो कौन लोग हैं जो इस बात का को यकीनी बनाते हैं कि जितने भी मुकदमे हैं, अदालतों में केस लगे हुए हैं, वो बिल्कुल सही चले, फेयर हों, इंसाफ मिले लोगों को? गवर्नमेंट का काम है, द पुलिस ऑफिसर्स का काम है, जुडिशरी का काम है, या प्राइम मिनिस्टर और एमपीज का काम है? तो इसका करेक्ट आंसर है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है ये जो जजेस और ये लोग होते हैं ना सारे, ये इनका काम है कि ये बताएं कि कानून क्या कहता है, सबको इंसाफ भी मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो ये है कि हाउ ऑफन डू पीपल आर who are 70 years old or over need to renew their driving licenses?
70 साल के लोग या उससे ऊपर के जो लोग हैं जिनको ड्राइविंग करते हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास है, उन्हें कब कब अपना लाइसेंस रिन्यू कराना होता है। ठीक है, ये आपका आंसर है। एवरी ईयर, एवरी 2 years, एवरी 3 years, एवरी 5 years। तो 70 ईयर्स और ऊपर के लोग जो होते हैं ना, उनको हर 3 साल बाद अपना लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है 70 ईयर्स काफ़ी ओल्ड एज हो जाती है, उसमें सेहत ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नज़र ख़राब होने के, तो इस वजह से उनको फिर सारा कुछ। नंबर 19, Who was Margaret, where was Margaret Thatcher born? Margaret Thatcher प्राइम मिनिस्टर थी यूके की, तो कहाँ पैदा हुई? बकिंगमशायर, चेशर, लिंकनशायर या बेडफोर्डशायर? तो ये आपने देखना है कि इसका आंसर ये रहा, लिंकनशायर में वो पैदा हुई थी। ये वो उसकी मीन्स के प्लेस ऑफ बर्थ है, आपको ये बस याद ही रखना हो। नेक्स्ट, वेयर आर द वेल्श गवर्नमेंट एंड नेशनल असेंबली फॉर वेल्स बेस्ड? वेल्स की जो असेंबली है जहाँ पे वेल्श गवर्नमेंट बैठती है, वो बेसिकली असेंबली किस जगह पर है? कार्डिफ में, स्वेंजी में, कॉन्वे में या लैंडुडनो में है? सो ये आपको आंसर देना होगा कार्डिफ में। अब आप इसके साथ साथ 3 क्वेश्चन और भी समझ लें। अगर क्वेश्चन आता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड की असेंबली कहाँ पे है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेलफास्ट। अगर क्वेश्चन आता है कि स्कॉटलैंड की असेंबली कहाँ पे है, तो आपका आंसर होना चाहिए एडिनबरा। अगर क्वेश्चन आता है कि यूके का कैपिटल या असेंबली कहाँ पे है, तो आपका आंसर होना चाहिए लंदन, और इसी तरह वेल्स का कार्डिफ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है, जेंसन बटन इज फेमस ब्रिटिश पोइट, फुटबॉल प्लेयर, टेनिस प्लेयर और फार्मूला 1 ड्राइवर? तो क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ये जो जेंसन बटन, ये नाम है, ये कोई बटन नहीं है, ये नाम है जेंसन बटन। ये किस काम के लिए मशहूर है, यानी ये क्यों पॉपुलर है, मशहूर है, इसको क्यों जाना जाता है? तो ये ब्रिटिश पोइट था, फुटबॉल प्लेयर था, टेनिस प्लेयर या फार्मूला 1 ड्राइवर? इसका आंसर है फार्मूला 1 ड्राइवर। फार्मूला 1 ड्राइवर कार रेसिंग होती है, उसका ये चैंपियन रहा है, तो इस वजह से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 22, Who introduced the Statute of Rutland by which Wales annexed to the Crown of England in 1284? इस क्वेश्चन को आपने समझना है। क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टैट्यूट ऑफ रडलैंड है, ये एक कानून का नाम आप कह रहे हैं, एक कानून बनाया गया था 1284 में। इस कानून के मुताबिक जो ये जो देखें, वेल्स जो है, इसको इंग्लैंड के साथ ज्वाइन कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। यानी इन्होंने कहा कि आज के बाद वेल्स भी इंग्लैंड का के साथ होगा, इसका ऐसा होगा। तो ये कानून जो है 1284 में किस आदमी ने बनाया, किस किंग ने बनाया, ऑब्वियसली किस किंग ने बनाया कि जिस कानून के मुताबिक वेल्स को इंग्लैंड के साथ जोड़ दिया गया? किंग एडवर्ड वन ऑफ इंग्लैंड, रॉबर्ट द ब्रूस, किंग हेनरी द 5 और विलियम थर्ड ऑफ इंग्लैंड? तो करेक्ट आंसर है किंग एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड। आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि देखें, इंग्लैंड के साथ वेल्स का ज्वाइनिंग हुआ है, तो जो आंसर है उसमें उस बंदे के नाम के साथ इंग्लैंड भी है, और उस किंग का नाम भी ई से ही स्टार्ट हो रहा है। इंग्लैंड ई से स्टार्ट हो रहा है, फिर इंग्लैंड भी है, इंग्लैंड तो इसमें भी है, लेकिन ये विलियम है, ये एडवर्ड है। सो इंग्लैंड, एडवर्ड्स, ये दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ब्रेक्सिट रेफरेंडम हेल्ड? ये जो ब्रेक्सिट है, इसका रेफरेंडम कब हुआ था? 23rd of June 2015, 30th July 2015, 30th July 2016, 23rd of June 2016? सो ये इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, इन द यूके अल्कोहल कैन नॉट बी सोल्ड टू एनीवन अंडर द एज ऑफ? यूके में अल्कोहल जो है, शराब जो है, वो किसी भी आदमी को जिसकी एज 16 से 18 से 20 या 21 साल से नीचे, उसको नहीं बेचा जा सकता। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो 18 है। 18 साल से किसी भी नीचे के आदमी को आप अल्कोहल नहीं बेच सकते, कानूनन जुर्म है। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है। तो दिस इज द एंड ऑफ द टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपका हुआ तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, बाय।